नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग इसमें युगबोध पर जो आव्यूह चैप्टर पर हमने बात की थी, तो इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक वीडियो इसमें आया था, दूसरा वीडियो आज लगभग इस ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। देखिए, थ्योरी है सबसे ज़्यादा आव्यूह में, तो थ्योरी अगर आपकी ठीक है तो क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन पर हम पहला क्वेश्चन अगर करें तो रिक्त स्थान का या फिल इन द ब्लैंक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू, अब ये तो सिंपल है, 2 4 लिखा है और फिर लिखा है 3 और 2, फिर बी की वैल्यू लिखी हुई है, फिर कह रहा है ए बी निकालना है। तो अब हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। बी की वैल्यू लिखी हुई है 1 3 2 5, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 2 4 3 2। गुणा करना है, बिल्कुल सरल है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे हम लोग। देखिए, ये हो जाएगा 2 + 8 हो गया, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 हो गया, प्लस 5 चौक 20। अब ये सरल है ना, 3, ये 3 हो जाएगा प्लस 4, और ये 9 हो जाएगा प्लस 10। तो कुल मिला करके ये जो आंसर होगा 10 7 26 और कितना 19 हो जाएगा। तो बस हो गया, इसमें एक क्वेश्चन हो गया। गुणा करना था, छोटा है, इसमें कुछ बड़ा तो है नहीं। हाँ, अब दूसरे क्वेश्चन पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये नोट हो गया होगा। देखिए, ऊपर से करते हैं, थोड़ा बड़ा हो सकता है। इसमें लिखा हुआ है डायगोनल, लिखा है DIAG लिखा है, जो DIG लिखा हुआ है ना। तो ये DIG SP नहीं है, ये डायगोनल लिखा हुआ है। तो ए की वैल्यू कह रहा है कि डायगोनल है, विकर्ण आव्यूह दिया है। तो ए की वैल्यू जो विकर्ण होगा, एक तो 3 क्रॉस 3 का है ये। देखिए 1 0 0 ऐसे जो लिखा हुआ है, 0 -1 और 0 हो जाएगा। विकर्ण आव्यूह कर रहे हैं, विकर्ण को छोड़ करके शेष सभी 0, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो वैल्यू लिखी हुई है 3a + 4b, ये सिर्फ विकर्ण में गुणा होना है। शॉर्टकट भी इसका है, शॉर्ट भी कर सकते थे हम। b की वैल्यू अगर हम विकर्ण आव्यूह को लिखेंगे थोड़ा सा बड़ा करके, तो ये हो जाएगा 0 3 0 और 0 0 और -1। अब ये तो पूरा विकर्ण आव्यूह हमने लिख दिया। वैसे उसने तो शॉर्टकट में लिखा था मेन विकर्ण, मुख्य विकर्ण। तो इतना हो गया। इसके बाद आगे देखिए, इसमें जो निकालना है वो क्या है, वो है 3a + 4b = क्या होगा, ये बताना है। तो 3 का गुणा इसमें कर देते हैं, 3 और a। अब एक बार में हम लिख रहे हैं 3a, 3 0 0 हो जाएगा, 0 -3 और 0, फिर 0 0 और 6, सभी में 3 का मल्टीप्लाई, प्लस अब 4 का मल्टीप्लाई सभी में। तो 8 0 0 0, और ये कितना हो जाएगा 12 और 0 और 0 0 और -4। ऐड कर देना है, आंसर हो जाएगा। ऐड हमने किया तो ये हो गया 11 0 0 और 0, और ये बचेगा 9, और ये हो जाएगा हमारा 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चाहे तो डायगोनल, अब जैसे इसने लिखा है डायगोनल, कितना डायगोनल बनेगा 11 9 और 2, मुख्य विकर्ण है, बाकी सबको हटाया गया है। तो तरीका ये है, हम चाहें तो डायगोनल डायगोनल लिख करके भी इसका काम चला सकते थे। अब देखिए, थर्ड नंबर में लिखा है, कह रहा है एक वर्ग आव्यूह ए समसम आव्यूह कहलाता है। छमछम नहीं है, ये समसम है। हिंदी में तो समसम हो गया, इंग्लिश में इसको कहते हैं आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल है कुल मिलाकर के, ये तो डेफिनीशन है इसकी, कि अगर कोई वर्ग आव्यूह आइडेंटिकल कहलाता है तो कब कहलाता है, जब ए स्क्वायर मतलब उस आव्यूह का उसी आव्यूह से अगर गुणा कर दे तो जो वैल्यू है वो वही आव्यूह मिल जाए, a² = a। तो ये आइडेंटिकल कहलाता है या समसम कहलाता है, जो भी हिंदी है इसकी, आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है। तो परिभाषा है, इसको याद कर लेना है। फोर्थ नंबर पर आ जाते हैं। फोर्थ में कह रहा है कि एक वर्ग आव्यूह लाम्बिक कहलाता है, मतलब आर्थोगोनल शायद कहते हैं इसको, आर्थोगोनल कहलाता है। तो ये तो सिंपल है। देखिए, अगर ए डैश लिखें या ए का ट्रांसपोज माने परिवर्त्य, बात एक ही है। और सॉरी, प्लस नहीं होगा, इक्वल a' × a।
अगर इनका आपस में गुणा करें, भाई वो परिवर्त्य है उसी आव्यूह का, अगर आपस में गुणा करें तो ये आई मिल जाए हमको, आइडेंटिकल मिल जाए, तो मतलब आइडेंटिटी मिल जाए, तो इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल हो गया, मतलब लांबिक आव्यूह हो गया। ये बात समझना है। तो ये भी सिंपल है, डेफिनीशन है, हमको याद कर लेना है। 5th नंबर पर कह रहा है कि यक्स और 1, और फिर कॉमा लगाया है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर 1 0 -2 0 मल्टीप्लाई करना है, फिर यक्स का मान बताना है, तो मल्टीप्लाई चलिए कर लेते हैं। पहले इसमें होगा तो यक्स -2 हो जाएगा, और बराबर भी कुछ लिखा है, बराबर 0 लिखा है, ओ लिखा है कुल मिला के, तो यक्स -2 और ये हो गया। फिर इसके बाद इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा +0, तो ये हो गया हमारा। तो कुल मिला करके इसको लिखेंगे 0 और 0। भाई ये तो वो है मतलब शून्य आव्यूह, तो इसको तो हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तो कुल मिला के यक्स -2 की वैल्यू देखिए, अगर हम तुलना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी 2। तो यक्स की वैल्यू 2 हो गई। तो इस प्रकार से ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले, सरल हैं बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाना है, थ्योरिकल है ये पूरा चैप्टर। तो इसमें अगर परिभाषाएं ठीक हैं हमारी, तो कॉन्सेप्ट सही है, तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें बहुत मेहनत नहीं है। आगे हम बात करते हैं, कह रहा है गुणन संक्रिया क्रम विनिमय नियम का सदैव पालन करती है। बिल्कुल नहीं करती है, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि क्रम विनिमय नियम में देखिए, अगर हम ए बी लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये बी ए के बराबर हो, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, है ना। गुणन संक्रिया जरूरी नहीं कि इसका पालन करे। इसके बाद दूसरे नंबर पर तो ये इसको क्या लिखेंगे हम, असत्य। माने ये जो हमने लिखा वो सत्य है, पर हमारा क्वेश्चन क्या है, असत्य है, ये मतलब है हमारा, ये नहीं कि ये हमने जो लिखा है वो असत्य है, ये तो सत्य लिखा है। फिलहाल क्वेश्चन हमारा क्या है, गलत है, तो ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप कह दें कि ये जो लिखा है ये असत्य है, ये तो सत्य लिखा हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन है हमारा वो गलत है, तो हम ऐसे कर दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर ने लिखा था कि ये गलत लिखा है। दो आव्यूह तुलनीय कहलाते हैं यदि उनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। ये तो ठीक है भाई, तुलना हम कब कर सकते हैं, जब इस प्रकार से मान लीजिए सवाल है हमारा, तो इसकी तुलना हम कर सकते हैं आराम से, है ना, क्योंकि स्तंभ बराबर हैं, पंक्तियां बराबर हैं, तो यक्स का मान 3 वाई का मान 4 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कथन तो हमारा सत्य हो जाएगा, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला नंबर हम अगर करेंगे तो कह रहा है एक वर्ग आव्यूह ए एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है। तो कह रहा है ए इंटू एडजॉइंट ए का मान, बिल्कुल ये तो सही लिखा है। देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए का मान, ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ए का मान, ये कह रहा है कि सारणिक ए इंटू आई होता है, सही लिखा है, और एक इसके बराबर और होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए स्मॉल में हो सकता है, और इंटू ए, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो ये तीनों बराबर होते हैं, फिलहाल ये 2 की बात कर रहा है, तो ये क्वेश्चन हमारा सत्य है, इसमें भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले हैं याद हैं सबको। फिर चौथे में कह रहा है कि एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। तो यदि ये कह रहा है ए बराबर है माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये तो विषम सममित की कंडीशन है ना, जब माइनस आ जाता है तो विषम सममित हो जाता है। तो ये इसमें कह रहा है कि समसम्मित है, तो इसलिए ये कथन क्या है, फाल्स है। लेकिन ये फाल्स नहीं है, फिर से वही समस्या हो गई, ये सत्य लिखा है, लेकिन कथन हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि कथन में यहाँ पे सम्मित लिखा हुआ है। इसलिए सुनते भी जाना है, देखते बस नहीं जाना है। 5th नंबर पर बात करते हैं, और ये मिल गया अभी अभी जो हमने समझाया था कि एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि ए बी बराबर बी ए, वर्ग आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि ए बी बराबर बी ए। ऐसा तो देखिए नहीं है, अगर ए बी बराबर बी ए बराबर अगर आई के बराबर हो जाए, दोनों का गुणा अगर आइडेंटिकल हो जाए, तो भले ही ये बराबर मतलब हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इससे ये इन्वर्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। तो ये अगर होता तो सत्य होता, बाकी ये क्वेश्चन क्या है, असत्य है। ये बात आपको समझ में आ गई भाई, दोनों दो अवयवों का गुणा बराबर है तो जरूरी थोड़ी है तो इन्वर्स हो जाएंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है। अगर वो आइडेंटिटी होते गुणा करने पर उनका मान एक एक आता तो भले ही हो जाते।
अब देखिए एक क्वेश्चन जो पिछली बार पूछा गया और लड़कों के मन में पर्याप्त कन्फ्यूजन थी, और वो बड़े जो सब होशियार थे, टॉपर थे, उनके भी। अब बहुत सरल क्वेश्चन है, ये सबको पता है। देखिए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि ए बराबर ए आई जे और एम क्रॉस एन, और बी बराबर लिखा हुआ है बी आई जे होगा, बी आई जे और एन क्रॉस पी। तो ए बी की कोटि एम क्रॉस पी होगी, ठीक है। तो देखिए ए बी की कोटि का मतलब है, देखिए ए क्रॉस बी अगर हम निकालेंगे तो ये ए आई जे होगा, एम क्रॉस एन होगा। भाई गुणा तभी हो सकता है जब क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगे। तो ये दोनों बराबर हैं, कॉमन है तो हट जाते हैं। तो जो नया अवयव बनेगा, मान लीजिए कोई भी बनेगा, उसकी जो कोटि होगी वो एम क्रॉस एन ना होकर के क्या होगी, एम क्रॉस पी होगी। और यही इसने आंसर लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सत्य है। और कई लोग इसमें गलत करके आए थे, ज़्यादा होशियार जो बनते हैं उन्हीं को ज़्यादा समस्या होती है। एन कॉमन है, फिलहाल एम क्रॉस पी होगा ये, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी केवल अब देखिए मैचिंग वाले में सीधे फॉर्मूले पर बेस है, तो हमको तेज़ी से करना है, केवल फार्मूलों की बात है। और हमने अभी अभी बताया कि अवयव में परिभाषाएं और जो फार्मूले हैं अगर आते हैं तो चैप्टर बहुत आसान है, कभी रिवीजन की इसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फार्मूलों की रिवीजन की ज़रूरत है और जो इसके डेफिनेशन होती हैं इसकी। देखिए जैसे सही जोड़े में खंड आ जो लिखा हुआ है और इधर बी लिखा हुआ है, तो पहले नंबर पर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ए एक वर्ग अवयव है, तो सही संबंध क्या होगा। तो ये बिल्कुल सही है। अगर वर्ग अवयव है तो देखिए, अगर ये वर्ग अवयव है तो जो इसका संबंध होगा ए इंटू, अभी हमने लिखा था यही बिल्कुल, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए और बराबर आई, ए इंटू आई, सारणिक ए इंटू आई। तो ये बिल्कुल सरल है और इसमें कोई समस्या भी नहीं है। ये फार्मूला है, वर्ग अवयव है, तो ये हम फार्मूला लिख सकते हैं, इसके बराबर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे, देखिए तो इसमें लिखा हुआ है कि ए एक वर्ग अवयव अव्युत्क्रमणीय कहलाता है। बहुत सरल। अव्युत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि इनवर्स नहीं निकलेगा, अव्युत्क्रमणीय, ठीक है। तो इसको थोड़ा हिंदी सही कर लेना है, नॉट इन्वर्सिबल या इन्वर्सिबल नहीं है। तो ये होगा सारणिक ए जब जीरो हो जाता है तो फिर अवयव क्या होता है, इन्वर्सिबल नहीं होता। ये बात समझ में आ गई सबको, बहुत टफ नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये तो और बढ़िया है ना, सरल है। ये कह रहा है कि एडजॉइंट ए का ए डीजे, डीजे का मतलब डांस वाला डीजे नहीं है, एडजॉइंट लिखा हुआ है, ए डीजे ए डैश, या एक डैश का मतलब ट्रांसपोज से होता है, चाहे कहीं ए डैश लिखा हो या ए का ट्रांसपोज लिखा हो, बात एक ही होती है। तो फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है एडजॉइंट ए डैश, तो एडजॉइंट ए डैश का जो मान होगा वो एडजॉइंट ए का, अगर हम होल डैश भी निकालेंगे, इसको स्मॉल कर लें कैपिटल कर लें, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, कैपिटल भी लिख सकते हैं, तो कैपिटल ही कर लेते हैं। चलिए कैपिटल लिखा है, सेम दिख रहे हैं ना थोड़ा। तो एडजॉइंट ए का डैश बराबर एडजॉइंट ए का होल डैश, दोनों ये फार्मूला है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, सीधे हमको मिला देना है, और वैसे भी मिला लेंगे आप क्योंकि यही सेम सेम दिख रहा है। हाँ, फिर चौथे नंबर पर एक क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि यदि ए अवयव का जो क्रम है वो m क्रॉस n है, फिर एक अवयव b है बीच में, चलिए छोड़ते हैं, फिर बराबर में एक अवयव c है, c का जो क्रम है कह रहा है m इंटू एल है। तो देखिए m m दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब इसका जो क्रम रहा होगा n और l का रहा होगा, क्योंकि जब इधर ला के इसको हम माइनस करेंगे या हम वैसे भी समझें तो n n हट जाएगा, तो m और l बचेगा, ठीक है। तो इसकी सहायता से हमने इसको ज्ञात किया कि m m चूंकि दोनों में कॉमन है तो n और l अवयव इसका क्रम होगा। उदाहरण दे के भी समझाया जा सकता है पर उतना समय नहीं है, तो फिलहाल हमें इसको किससे मिलाना पड़ेगा, जो फोर्थ नंबर है वो n क्रॉस l अगर कहीं पे होगा
बिल्कुल n क्रॉस l लिखा हुआ है, जहाँ पर वो उसी से हमको मिला देना है। आप नंबरिंग कर लीजिएगा कि ये किस नंबर पर है, बाकी सब किस नंबर पर है, हमने उसको क्रम से मिला दिया है। तो ये बात अभी समझ में आई? अगर नहीं आई हो तो वीडियो एक बार बैक करके फिर से कर लेना है। फिलहाल ए का ट्रांसपोज और फिर उसका भी ट्रांसपोज अगर हम बात करेंगे तो ये लिखा हुआ है किसके इक्वल, तो ये तो ए के इक्वल होता है, तो जहाँ पर भी ए लिखा है उससे हमको मिला देना है भाई। परिवर्त का परिवर्त ए के बराबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये इतने क्वेश्चन हो गए। देखिए अभी बस 6 क्वेश्चन हमको और करना है जो एक शब्द वाले हैं, और हो गया। फिर इसके बाद ये चैप्टर भी ख़त्म और हम लोग अगले चैप्टर पर बात करेंगे इसके बाद अगले वीडियो में। तो लास्ट जो हमारा वन वर्ड वाला है उस पर बात करना है। तो इसमें देखिए फार्मूलों पर बेस सभी क्वेश्चन चल रहे हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि ए और बी एक ही क्रम के वर्गाभ्यू हों तो एडजॉइंट ए बी का मान कितना होगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए बी का मान कितना होगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बी का जो मान है, ठीक है, एडजॉइंट ए बी का जो मान है वो कितना होता है, हमेशा एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी नहीं होता, थोड़ा क्रम बदलना है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। बिल्कुल फार्मूला है, इसको याद कर लेना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ज़्यादा इसमें समय नहीं लगा रहे हैं। कह रहा है एक वर्गाभ्युह ए प्रति प्रतिकेंद्रज कहलाता है। ए स्क्वायर बराबर है ए का गुणा कर दें अगर, प्रतिकेंद्रज की इंग्लिश जो होगी एनटी, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ए स्क्वायर बराबर आई। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। फॉर्मूला है प्रतिकेंद्रज। चलिए हम हिंदी में ही लिख लेते हैं प्रतिकेंद्रज। इसकी इंग्लिश अभी हम कल अगले वीडियो में बता देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला है तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। थर्ड नंबर पर अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत देर बाद तो कोई क्वेश्चन आया है जिसको हल करना है हमको। 0 आई और आई और 0, आई और 0। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ए स्क्वायर का मान कितना होगा, तो ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए। ये हो गया 0 आई और 0, ए का ए से गुणा करना है, 0 आई इंटू 0। चलिए गुणा करना तो सबको आता है, 0 का 0 से किया, आई का आई से किया तो आई स्क्वायर हो गया। फिर इसका आगे करेंगे तो 0 का आई से 0, आई का 0 से 0 हो गया। इसका 0 प्लस 0 का आई से 0, आई का आई से तो आई स्क्वायर प्लस 0 का 0 से तो 0। ये सबको गुणा करना आता है। अब इतना तो सबको पता है, ये -1 0 0 और -1। तो बस इसी तरह कुछ आंसर लिखा होगा। गलत हो गया क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल थर्ड नंबर में लिखा हुआ -i, बिल्कुल वही लिखा है। माइनस हमने कॉमन लिया तो ये 1 0 0 और 1 बचेगा, तो ये इसको हम i कहते हैं, तो ये -i हो जाएगा। भाई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, i के बराबर होता है, माइनस हमने सभी से बाहर निकाल लिया तो -i हो गया। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं इसमें। ठीक है, अगले पर बात करें। ज़्यादा स्पीड तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। अभी 20 मिनट भी नहीं हुए हमें करते हुए, तो बोरिंग ना लगना चाहिए। देखिए अभी क्या है, 20 मिनट के वीडियो में 10 मिनट अगर हम कोई कहानी सुनाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। बोर्ड परीक्षाएं हैं एकदम नज़दीक, तेज़ी से सिलेबस पूरा करना है। अभी काफ़ी काम बचा हुआ है। 16 चैप्टर हैं, अभी हम तीसरे चौथे चैप्टर पर चल रहे हैं। मैट्रिक्स कौन सा है, थर्ड चैप्टर, बताइए। अगर हम करेंगे तो 16-17 चैप्टर हैं, तो उसी को करने में 2 महीने लग जाएंगे। तो बात करने का बिल्कुल समय है नहीं आप लोगों के पास और ना हमारे पास। देखिए फोर्थ में आ जाते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3। पहले कह रहा है ए का ट्रांसपोज निकालिए, तो चलिए 1 2 3 कर लेते हैं। ट्रांसपोज मतलब पंक्ति को स्तंभ में बदल लिया। ठीक, फिर कह रहा है इनका गुणा करिए, मल्टीप्लाई भी करना है, ए और ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए 1 2 3 है, ए का ट्रांसपोज 1 2 3 है। सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 से 1 हो गया, ठीक है, प्लस 2 का 2 से तो 2 हो गया, 3 का 3 से, सॉरी ये 4 हो गया, और ये 9 हो गया। तो कुल मिला के कितना हो गया, ये 10 हो गया। ये क्वेश्चन 9 4 13 1 14 हो गया। सॉरी, ये क्वेश्चन देने का मतलब क्या था, ये बात हमको अभी तक समझ में नहीं आई। आप लोगों को आ गई हो तो बता देना है।
फालतू की बात कर रहा है ना? ये कोई क्वेश्चन है? इतनी बड़ी क्लास, इतने होशियार लोग हैं, तो इनको ये क्वेश्चन बताएंगे तो क्या मतलब होगा। देखिए 5th नंबर पर हम बात कर रहे हैं x प्लस वाई। थोड़ा इसको मिटा देते हैं ताकि ऊपर से क्वेश्चन पूरा हो सके, कहीं ऐसा ना हो कि अधूरा हो जाए। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है, देखिए 5th नंबर पर बात कर रहे हैं कैपिटल x प्लस वाई। इसकी जो वैल्यू है वो है 1 माइनस 2 3 और 4, ये हो गया। फिर x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो आएगी 3 और 2, फिर आएगा -1 और 0। तो सॉल्व करेंगे, कह रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यक्स का मान निकालना है, दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, तो 2x हो गया और वाई वाई तो कट गया ना जोड़ने पर। अब इसको जोड़ना है, तो अब ये सीधे जोड़ते हैं। 1 और 3 जोड़ा 4, -2 0, 3 में 1 गया तो 2 बचेगा और ये बचेगा 4। ये हमने जोड़ा। अभी देखिए यक्स बराबर, तो 1/2 सभी अवयवों में 2 से हमको भाग दे देना है, तो इतना सा काम करना है। तो ये हो गया 2 0 1 2, तो बात ख़त्म। यही हमारा आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है, सिर्फ दोनों को जोड़ना था, ज़्यादा इसमें मेहनत की बात है नहीं। अब बस कह रहा है स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ख़त्म। तो स्तंभ आव्यूह हम जानते हैं कि स्तंभ आव्यूह का मतलब होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ तक ये आव्यूह की हमने बात की। ठीक है, इसका आंसर हो गया ना, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। आगे हम लोग अब बात करेंगे सारणिक पर, या फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर भी बात करना है, थोड़ा ऑब्जेक्टिव पर। तो इतना आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, अब अगली क्लास जल्दी होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।